सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। जैसे कि बच्चों हम लोग ने पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाया था। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हो चुके थे, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ने कर लिया था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। यस बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट कैसे स्फेरिकल लेंस से जब पास होती है तो कैसे बिहेव करती है। ठीक है बेटा, आज पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे स्फेरिकल लेंस से जब भी लाइट पास होती है तो कैसे उसका बिहेवियर और क्या उसका नेचर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले चलो देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस को समझने के लिए बेटा आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी स्फेरिकल लेंसेज। तो देखो दो टाइप की बेटा लेंस होती है, एक होती है कॉन्केव लेंस, एक होती है कॉन्केव लेंस और एक होती है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बेटा यहाँ पे जो आप ये लेंस देख रहे हो ये है हमारी कॉन्वेक्स लेंस एंड ये है हमारी कॉन्केव लेंस। हमें बेसिकली इन्हीं के ऊपर पढ़ना है कि जब हमारी लाइट यहाँ से पास होती है तो उसका कैसा नेचर होता है, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये हमारे दो टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज है। ठीक है, कॉन्केव लेंस अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो बेटा आप ऐसे देखोगे कॉन्वेक्स लेंस दिखता है और ये हमारी कॉन्केव लेंस है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं ताकि हम जब हम समझे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग दिस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस तो हमें ज्यादा इजीली हम समझ पाए। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, थोड़ी सी मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे कर देता हूँ जैसा कि हमने मिरर्स में किया था। ये हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, देखिए मिरर्स में एक साइड पे ही हमारा फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन लेंस में दोनों साइड पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर मेरा फोकल पॉइंट हो जाएगा और इधर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, चलो सेम फॉर दिस वन, यहाँ पे मेरा फोकल पॉइंट एंड दिस वन इज माय रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर अगेन माय फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि रे डायग्राम का नेचर क्या होता है जब वो पास होती है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल होती है, सपोज ये मेरी लाइट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद हमेशा फोकस पे कट करेगी, हमेशा फोकस पे कट करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, मान लीजिए कोई लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे भले ही ऐसी जाएगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्स करो तो ये फोकस से पास आउट होगी। ठीक, ठीक, ओके। अब अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ पोल से, सेंटर ऑफ पोल मतलब दिस पॉइंट बेटा, अगर इस पॉइंट से, आई होप बच्चों आपको ये विजिबल होगा, ये हमारा पोल है और यहाँ पे ये मेरा पोल है। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे पोल से पास होती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट किए पास आउट हो जाती है। ठीक, बिना रिफ्रैक्ट किए पास आउट का क्या मतलब है, अभी देखिए हम ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मान लो कि ये एक लाइट रे है जो कि पोल से पास कर रही है, ठीक, तो ये डायरेक्टली बिना रिफ्रैक्ट हुए पास आउट हो जाएगी। सेम केस ऑफ कॉन्केव भी, अगर कोई लाइट रे पास हो रही है तो वो डायरेक्टली चली जाएगी बिना कोई रिफ्रैक्शन। बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या कि अगर कोई लाइट रे पोल से पास हो रही है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी, विदाउट एनी बेंडिंग वो पास हो जाएगी। ठीक, और अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल है पैरेलल एक्सिस के तो वो फोकस पे कट करेगी, फोकस पे कट करेगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थे बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये है मेरा मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, अभी मैंने बताया आपको बेटा कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे जाती है? फोकस पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे जाती है? फोकस पे। और इस केस में जो मेरा इमेज बनता है, इस केस में जो इमेज बनता है बेटा वो मेरा बनता है डिमिनिश्ड। क्या मतलब है डिमिनिश्ड का? डिमिनिश्ड का मतलब है बेटा जो इमेज मेरा बनेगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा रहता है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, जैसे ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ज्यादा बेटर तब समझोगे जैसे आप एक ऐसे इमेजिन करिए, जब अगर हम सन से जो लाइट रेज आती हैं, सन से जो लाइट रेज आती है वो तो इनफाइनाइटली दूर डिस्टेंस है फ्रॉम एनी मिरर। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लाइट रे आ रही है ये सन से आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी सन से आ रही है। लेट सपोज ये हम यहाँ पे हम सन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारी सन हो गई। ठीक है, ये मेरा सन हो गया। अब सन से जो लाइट रे आ रही है वो इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर है, इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो वो जो लाइट रे आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और जब वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होंगी यूजिंग कॉन्वेक्स थ्रू कॉन्वेक्स लेंस तो वो फोकस पे कट करेंगी। ठीक, अब हम यहाँ पे सेकंड केस देख लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट केस था बेटा, ये मेरा फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या होगा बेटा? देखिए, अब सेकंड केस में, फर्स्ट केस में जो लाइट रे आ रही थी वो इनफाइनाइट से आ रही थी। सेकंड केस में जो लाइट रे आएगी वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी। कहां पे? इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जब मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा बेटा तो मेरे इमेज का फॉर्मेशन जस्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ठीक, जैसे मान लो, देखो यहां पे जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट था, यहां पे लिखता हूं, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां बन रहा था? फोकस पे। ठीक, और जब मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड, जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहां बनेगा? मेरा इमेज बनेगा बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मेरा इमेज जो बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक, यहाँ पे भी देखिए, अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई है जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट हो रही है, और जो दूसरी एक्सिस गई है वो डायरेक्ट पोल से गई है। ठीक है, डायरेक्ट पोल से गई है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके, ये मेरा सेकंड केस हो गया। इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट जो है बेटा, इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है बिहाइंड सी। बिहाइंड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे। किस पे बेटा? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा सेकंड केस हो गया। अब चलिए हम अपने थर्ड और फोर्थ केस पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरा थर्ड केस हो गया। थर्ड केस में बेटा क्या हुआ? अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इस केस की बात कर रहे हैं, लेट मी, इसको मैं थर्ड केस एनोटेट कर देता हूं, इसको मैं फोर्थ केस एनोटेट कर देता हूं। ठीक है, अब थर्ड केस में देखिए बेटा, थर्ड केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये देखिए एकदम सेम मिरर वाला है बेटा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका इमेज भी, लेट मी टेक ए डार्क वन, उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक है, अब इमेज का नेचर क्या होगा? देखो, आपसे ना एग्जाम में ना नेचर जरूर पूछेगा। ठीक है, आपसे जरूर पूछेगा कि अगर बताइए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे नेचर क्या है इस ऑब्जेक्ट का, जो सॉरी इमेज का नेचर क्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा कि
जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहता है और उसका इमेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है तो इसका नेचर होता है सेम एज ऑब्जेक्ट। कैसा बेटा? सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, साइज सेम होगा, हाइट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले कंडीशन में इमेज की पोजीशन कहां पे है? फोर्थ वाले कंडीशन में देख के बताइए बेटा, इमेज की पोजीशन कहां पे है? अभी हम इसका नेचर भी पढ़ेंगे फोर्थ वाले में। इमेज की कंडीशन अगर हम बात करें फोर्थ वाले में, तो इमेज है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? देखिए, ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट इमेज का बन रहा है बेटा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। ठीक है, देखिए कोई हार्ड चीज नहीं है बेटा, बहुत आसान है। बस एक एक बार रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जब आप एक बार रे डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, हमने फोर्थ केस भी देख लिया। अब चलिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस भी देख लेते हैं। ठीक, ये मेरा फिफ्थ है और ये मेरा सिक्स्थ केस है। चलिए अब फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट का पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट पोजीशन, और यहां पे लिख लेते हैं इमेज पोजीशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इमेज पोजीशन, और यहां पे हम लिख लेते हैं इमेज नेचर। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए नेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में नेचर में पूछ देता है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहीं यहाँ पे बन रही, तो बताइए उसका नेचर क्या है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। लेट मी पिक ए डार्क कलर। ओके, यहाँ पे इस कंडीशन में फोकस पे ऑब्जेक्ट है। किस पे बेटा? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। ठीक है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। इसका क्या मतलब है? क्या है इसका जस्ट उल्टा हमने अभी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे। फोकस मेरा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पे। अब इमेज का नेचर कैसा है? हाईली इनलार्ज्ड। अब इसका क्या मतलब है बेटा? हाईली इनलार्ज का मतलब है बेटा जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा केस है? हमारा सिक्स्थ केस है और ये लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। सॉरी, कॉनकेव मिरर नहीं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अब इस केस में देख लेते हैं। इस केस में बेटा मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये है ना मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको भी इरेज कर देते हैं। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा बेटा, आपसे जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे इमेज पूछा जाएगा, इमेज का नेचर पूछा जाएगा। इस केस में बेटा मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जेक्ट है मेरा बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे देखिए ये मेरा पोल है और ये मेरा फोकस है, इन दोनों के बीच में ही ऑब्जेक्ट है। ठीक, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, और वो यहाँ ये स्पेशल केस है बेटा, यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल इमेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा और वो जो इमेज होगा वो इनलार्ज्ड भी होगा। क्या होगा बेटा? इनलार्ज्ड भी होगा। और कहां बनेगा? ये बनेगा आपका बिहाइंड द फोकस। ओके, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सारे केसेस में रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा था। कैसा इमेज? रियल इमेज। लेकिन सिर्फ इस वाले केस में उसने प्रोड्यूस किया है वर्चुअल इमेज। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेशल केस है, इसलिए इसको पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक, ये तो हो गया बेटा हमारे सारे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्केव लेंस के इमेज के फॉर्मेशंस की। ठीक है, चलिए बाय द वे ये सारे कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं थोड़ा सा अपने कॉन्केव लेंस पे। ठीक है, चलिए कॉन्केव लेंस पे भी स्टार्ट कर लेते हैं। सेम है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट पे है, सेम है यहाँ पे भी, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इनफाइनाइट पे, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा बेटा? बहुत आसान है, बताइए। फोकस। यस बेटा, फोकस। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो उससे जो भी लाइट रे आ रही है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद डेविएट करेंगी। बिल्कुल सही, यहाँ पे भी लाइट ऐसे गई, यहाँ पे डेविएट की, लेकिन अगर उसको हम बिहाइंड द मिरर उसको ज्वाइन करें तो हमें पता चलेगा कि वो फोकस पे ही आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर कैसा है? यहाँ पे नेचर होगा बेटा डिमिनिश्ड, मतलब कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। चलो ये लास्ट केस भी देख लेते हैं बेटा। हमारा लास्ट केस क्या है? इसमें देखिए कुछ नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में है। ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकल, इन दोनों के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है। ये लास्ट केस है बेटा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा स्फेरिकल मिरर का जितने भी इमेज फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में। ठीक है, फोकल के बीच में। ठीक, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। और इमेज कैसी बनेगी? इमेज का नेचर क्या होगा बेटा? इमेज का नेचर होगा वर्चुअल, और इमेज जो बनेगी वो होगी, पहले इमेज का नेचर लिख लेते हैं। यहाँ पे इमेज का नेचर लिख लेते हैं। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा। पहले तो वर्चुअल लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या होगा? वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, और डिमिनिश्ड। ठीक है, बस हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल लेंसेज। ठीक, ये बेटा जितना मैंने आपको पढ़ाया है इमेज फॉर्मेशन, बस इसको आप एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, और जितनी ये सारी चीजें बताई हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पक्का 100% इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है लाइफ में। ठीक है, तो इसको जरूर ड्रॉ करिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम लोग ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।